विलायत यात्रा और स्वदेश वापसी। विलायत का जीवन। परिस्थितियों के विपरीत होने के बावजूद भी वल्लभ भाई प्रगतिशील बने रहे। उन्होंने विलायत जाने का फैसला तो बहुत पहले कर लिया था, लेकिन एक के बाद एक कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से उनका विलायत जाना चाहता रहा। पर अब उनके बड़े भाई विट्ठल वापस तो आ ही चुके थे और उनके छोटे भाई काशी भाई वकील बनकर बोरसाद आ गए थे। तो अब वल्लभ भाई उन्हें परिवार और कामकाज सौंपकर बंबई की ओर निकल पड़े। अगस्त 1910 को पानी के जहाज पर पहली बार बैठे थे। विलायती पोशाक भी पहली बार पहनी थी। मेज कुर्सी पर छुरी कांटे से खाना भी उन्होंने कभी नहीं खाया था। अतः इन सब बातों से अनजान एक सीधे सादे देहाती की तरह जहाज पर चढ़ गए। मुंबई से रवाना होते वक्त विट्ठल भाई ने काठियावाड़ के एक छोटे रजवाड़े के ठाकुर का साथ ले लिया था। वल्लभ भाई कानून की कुछ पुस्तकें भी अपने साथ ले गए थे, जिन्हें वे रास्ते में पढ़ते हुए समय का सदुपयोग करते रहे। लंदन पहुंचने पर पहले दिन वल्लभ भाई अपने साथ ही ठाकुर के साथ सेसिल होटल में ठहरे, किंतु ये होटल इतना महंगा था कि दूसरे दिन ही उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। बाद में उनके रहने की व्यवस्था हो गई। बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वे मिडिल टेम्पल में भर्ती हुए। कुछ ही समय बाद परीक्षा होने वाली थी। कानून की किताबें, खासकर रोमन लॉ तो उन्होंने जहाज में ही पढ़ डाला था और इस परीक्षा में वल्लभ भाई बहुत अच्छे नंबरों से ऑनर्स के साथ प्रथम नंबर से उत्तीर्ण हुए। बैरिस्टर बनने के लिए कुल 12 टर्म पूरे करने पड़ते हैं, परंतु अगर कोई चाहे तो 6 टर्म पूरी करके भी परीक्षा दे सकता है। तो फिर क्या, वल्लभ भाई लग गए इसमें और इक्विटी के विषय में प्रथम आए और 5 पाउंड का पुरस्कार उनके और मिस्टर जी डेविस के बीच बांटा गया। वल्लभ भाई और इनकी अच्छी मित्रता थी। उन दिनों और आज भी भारतीय विद्यार्थी विलायत जाकर जब स्वदेश लौटते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। इसके अन्य जो भी कारण हो, उनमें मुख्य रूप से अल्पव्यय और अनुभवहीनता के कारण सहज ही वे पश्चिमी प्रभाव के शिकार हो जाते हैं। वल्लभ भाई के साथ ये बात नहीं थी। वे परिपक्व आयु में विलायत गए थे और स्वदेश में ही उन्होंने जीवन के पूर्ण अनुभव उठा लिए थे। जैसे सूरदास की काली कावरी चढ़े ना दूजा रंग की भांति वे पश्चिमी सभ्यता से सदा अप्रभावित रहे। दूजा रंग की भांति वे पश्चिमी सभ्यता से सदा अप्रभावित रहे। वे अपने निवास स्थान से रोज टेम्पल के पुस्तकालय, जो लगभग 11 मील दूर था, सवेरे ही पहुंच जाते और वहां तन्मयता से तब तक पढ़ते रहते जब तक वहां का चपरासी पुस्तकालय बंद करने की सूचना न देता। वल्लभ भाई पुस्तकालय में ही दूध और रोटी मंगवाकर खा लेते थे। नेहरूआ का रोग। इन्हीं दिनों मई 1911 में वल्लभ भाई के पैर में नेहरूआ का रोग हो गया। नेहरूआ एक ऐसा कीड़ा होता है जो बहुत लंबा होता है और शरीर के बराबर अंदर घुसता जाता है, और यदि वो खींचने से टूट जाए तो शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाता है और उसे ऑपरेशन द्वारा निकाला जाता है। वे ऑपरेशन के लिए एक नर्सिंग होम में भर्ती हुए, जहां उनके डॉक्टर मित्र ने 2 बार ऑपरेशन के बाद पैर काटने की सलाह दी, परंतु वल्लभ भाई ने तीसरी बार ऑपरेशन करवाने की याचना की और बिना क्लोरोफॉर्म के ऑपरेशन करवाया और आखिर तक सिसकी भी न ली। ऐसे साहसपूर्ण कार्य की हम लौह पुरुष से ही अपेक्षा कर सकते हैं। इस ऑपरेशन में नेहरूआ निकाला गया और वल्लभ भाई पूरे तरीके से रोग मुक्त हो गए। वल्लभ भाई ने अपनी आखिरी परीक्षा सन 1912 में उत्तीर्ण कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसमें उन्हें 50 पाउंड का नगद इनाम भी मिला। बैरिस्ट्री के पदवी दान समारोह के जुलूस में वल्लभ भाई को काफी सम्मान मिला और सबका ध्यान उनकी ओर ही था। स्वदेश वापसी। अब वल्लभ भाई बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर सन 1913 को मुंबई के बंदरगाह पर उतर पड़े। उन्होंने स्वदेश में बैरिस्ट्री के लिए अहमदाबाद को चुना। इसके कुछ अन्य कारणों में से एक प्रधान कारण ये भी था कि उनके बड़े भाई विट्ठल भाई इन दिनों सार्वजनिक जीवन में काम करने लगे थे। वे स्वराज्य संस्थाओं की ओर से बंबई धारा सभा में एक सदस्य थे। वकालत और लोकसभा दोनों में ही काम एक साथ न चलने की स्थिति में दोनों भाइयों ने तय किया कि विट्ठल भाई धारा सभा के काम में अपना सारा समय दें और वल्लभ भाई वकालत कर विट्ठल भाई का भी खर्चा उठाएं। वल्लभ भाई 1921 में अपने एक भाषण में स्पष्ट कहते हैं कि
स्वतंत्रता चाहिए तो इस देश में सन्यासी होना चाहिए, स्वार्थ त्याग कर सेवा करनी चाहिए, जिसमें हम दोनों ने निश्चय किया है कि दोनों में से एक देश सेवा करे और दूसरा कुटुंब सेवा करे। उस वक्त मेरे भाई ने इतना अच्छा धंधा छोड़ देश सेवा का काम शुरू कर दिया और घर का काम मेरे हिस्से आया। वल्लभ भाई अपनी पहले की वकालत के दिनों में योग्यता और परिणामों की सफलता के लिए इस क्षेत्र में काफी ख्याति प्राप्त कर चुके थे। अब वे बैरिस्टर बनकर आए थे। उनकी आय और प्रतिष्ठा दोनों में ही 4 चांद लग गए। अहमदाबाद में उन दोनों 6-7 बैरिस्टर थे। इनमें भी अधिक प्रैक्टिस वाले केवल 2 या 3 ही थे। स्वाभाविक ही वल्लभ भाई की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और वकील मंडली तथा ऑफिसर वर्ग में वल्लभ भाई का उनके रौबीले व्यक्तित्व के कारण आकर्षण के साथ स्वागत हुआ। सार्वजनिक जीवन की ओर। जैसा कि हमें ये पता है कि अब विलायत से लौटने के बाद विट्ठल भाई को सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने की छूट दे वल्लभ भाई स्वयं पारंपरिक दायित्व संभाल रहे थे, लेकिन अपनी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और स्वयं के भी सेवा परायण व्यक्तित्व के कारण सिर्फ जीविका चलाने तक अपने आप को सीमित रखना उन्हें स्वीकार नहीं था। अहमदाबाद आते ही वल्लभ भाई गुजरात क्लब के सदस्य बन गए। वहां सार्वजनिक जीवन तथा देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की भी खुलकर चर्चा होती थी। इन्हीं दिनों वल्लभ भाई एक सदस्य के रूप में अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी में चुनकर गए। बाद में उनको सैनिटरी कमेटी का चेयरमैन चुना गया। सन 1917 में भारत के अन्य स्थानों की तरह अहमदाबाद में भी प्लेग का भीषण प्रकोप हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप रोज ही सैकड़ों व्यक्ति मरने लगे। इस समय वल्लभ भाई ने बड़ी तत्परता और साहस के साथ सारे नगर के लोगों को निकालकर जंगलों में बसाया और उनकी प्राण रक्षा की। फिर ये सारा काम इस भयानक प्लेग के समय भी वे स्वयं अहमदाबाद में रहकर ही अपने निरीक्षण में करवाते रहे। इससे अधिक सेवा परायण का प्रमाण और क्या हो सकता है। इससे म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को भी खूब प्रेरणा मिली और नगर का नक्शा ही बदल गया। इसी प्रकार सन 1918 में जब देश में इन्फ्लुएंजा फैला तो अहमदाबाद भी उसकी लपेट में आ गया। उस समय भी वल्लभ भाई ने घर घर इन्फ्लुएंजा मिक्सचर निःशुल्क बंटवाया और जनता की स्वास्थ्य रक्षा संबंधी शिक्षा का सारे नगर में व्यापक प्रबंध किया। इस प्रकार अपनी निस्वार्थ और तत्परतापूर्ण सेवा परायण स्वभाव से वे न केवल अहमदाबाद की जनता के श्रद्धा भाजन बन गए, बल्कि अहमदाबाद नगर को सफाई और सुव्यवस्था की दृष्टि से एक नया रूप देने के कारण उनकी ख्याति भी बढ़ गई और वे बहुत जल्दी म्यूनिसिपैलिटी के भावी नेता के रूप में लोगों के सामने आए। पटेल और गांधी। पटेल की गांधी जी से मुलाकात। गांधी जी सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वहां उन्हें अपने प्रयोगों और कार्यों में जो सफलता मिली उसका देशव्यापी प्रभाव पड़ा। वो भारत लौटने पर कुछ दिन शांति निकेतन में रहे। उसके बाद अप्रैल मास में अहमदाबाद गए और कोचक नामक उपनगर के पास बंगला किराए पर लेकर वहां अपना आश्रम खोला। इसके साथ ही आश्रम के एक अंग के रूप में एक राष्ट्रीय पाठशाला खोलने का जो उनका विचार था, उसकी योजना समझाने में 1-2 बार गुजरात क्लब आए। दूसरे बहुत से सदस्य उनसे मिलने तथा उनका भाषण सुनने के लिए वहां इकट्ठा होते थे, लेकिन वल्लभ भाई जो अपने मित्रों के साथ क्लब के मकान के चबूतरे पर बैठे बैठे ताश खेल रहे थे, वहां से नीचे नहीं उतरे। इतना ही नहीं, जब उनके साथी श्री मावलकर गांधी जी के पास जाने के लिए उठे तो वल्लभ भाई कहते हैं कि इसमें क्या सुनना है, ये कहा और उनको रोक लिया। स्पष्ट है अब तक वल्लभ भाई पर गांधी जी का कोई असर नहीं था, बल्कि इसके विपरीत उनके मन में गांधी जी एक दकियानूसी और हास्यास्पद व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं थे। और यही वजह थी कि वल्लभ भाई गांधी जी की अनेक बातों का मजाक उड़ाया करते थे। एक बार उन्होंने अपने मित्रों से कहा, गांधी जी इन लोगों के सामने ब्रह्मचर्य की बातें क्यों कर रहे हैं, ये तो भैंस को भागवत सुनाने जैसी बात है। वल्लभ भाई का गांधी जी से सर्वप्रथम संपर्क 1916 में हुआ था। वल्लभ भाई की गांधी जी के प्रति विचारधारा का बदलना। सन 1917 में वल्लभ भाई गुजरात क्लब के सेक्रेटरी चुने गए। इन दिनों गांधी जी बिहार के चंपारण जिले में नीलकारों से पीड़ित जनता के लिए गांव-गांव घूमकर सेवा कार्य कर रहे थे। उनके इस कार्य का पूरे देश पर प्रभाव पड़ रहा था। एक दिन अचानक
मोतिहारी में मजिस्ट्रेट ने गांधी जी के इस कार्य पर पाबंदी लगाकर उन्हें चंपारण जिले से चले जाने का आदेश दिया। गांधी जी ने मजिस्ट्रेट का यह हुक्म मानने से इनकार कर दिया और अपना काम जारी रखा। तब तक उन पर मुकदमा चला और इस मुकदमे में गांधी जी ने अपना जो बयान दिया उसने देश भर में तहलका मचा दिया। वल्लभ भाई और उनके साथियों ने भी ये बयान अखबारों में पढ़ा और सभी गांधी जी की जवामर्दी के कायल हो गए। यहां से वल्लभ भाई के मन में गांधी जी के प्रति आदर भाव बढ़ गया। गांधी जी की उपस्थिति में हुई परिषद। वल्लभ भाई सन 1915 से ही गुजरात सभा के सदस्य थे और सार्वजनिक जीवन की शुद्धि एवं सक्रियता के लिए अन्य लोगों से आगे बढ़कर काम करने में प्रसिद्ध थे। गुजरात सभा में सन 1917 में गांधी जी को राजनैतिक अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया और वल्लभ भाई इसके लिए मान गए, क्योंकि अब उनकी विचारधारा गांधी जी के प्रति पूरी तरह से बदल चुकी थी। गांधी जी ने वहां जिन्ना से गुजराती में भाषण दिलवाया, जिससे सरोजनी नायडू ने उन्हें मुबारकबाद दी। इस परिषद में एक भी भाषण अंग्रेजी में नहीं था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। इससे पहले जो भी परिषद आयोजित की जाती थी उसमें अंग्रेजी में ही भाषण दिए जाते थे, परंतु ये एक बड़ी बात थी। ये सब गांधी जी की उपस्थिति का ही नतीजा था। इसके लिए उन्हें काफी प्रशंसा मिली। इस परिषद में कुछ अन्य बातें और हुई। अब तक जिला परिषदों से लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस तक की परिषदों में एक कार्य प्रणाली ये थी कि पहला प्रस्तावित ब्रिटिश साम्राज्य और ताज के प्रति वफादारी का होता था। इस प्रथा को गांधी जी ने तोड़वाया। उनका कथन था कि ब्रिटिश साम्राज्य की वफादारी में वो किसी से कम नहीं है, परंतु बिना किसी प्रसंग विशेष अथवा कारण के इस प्रकार बात बात में वफादारी की बात दोहराकर अथवा प्रस्ताव पास कर हम अपनी लघुता ही दिखाते हैं। गांधी जी की इस बात का लोगों के दिल पर बड़ा असर हुआ और जो लोग मन से ब्रिटिश साम्राज्य या उसके ताज के प्रेमी नहीं थे, उन्हें तो एक नया ही दृष्टिकोण अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने को मिल गया। ये इस परिषद की दूसरी विशेषता थी। तीसरी बात, इस परिषद में यह तय हुई कि परिषद एक कार्य समिति नियुक्त करे जो दूसरे वर्ष परिषद का अधिवेशन होने तक काम करती रहे। ये एक नई प्रथा थी जिसका बीजारोपण गांधी जी ने गोधरा की इस राजनीतिक परिषद में किया, जिसके परिणाम स्वरूप ये परिषद है और कांग्रेस अधिवेशन तक जो मात्र वार्षिक उत्सव से कुछ नहीं होते थे, आगे चलकर देश में राजनीतिक चेतना लाने का एक कारगर साधन बने। परिषद के अध्यक्ष के नाते कार्य समिति का संगठन गांधी जी ने किया और स्वयं ही इसके अध्यक्ष रहकर वल्लभ भाई को इसका मंत्री नियुक्त किया। कार्य समिति का कार्यालय अहमदाबाद में रखा गया। हालांकि इन दिनों गांधी जी अपना अधिकांश समय बिहार को दे रहे थे, फिर भी प्रतिमाह कुछ समय के लिए अहमदाबाद आ जाते थे और यहाँ के कामकाज को दिशा निर्देश देकर अपना नेतृत्व बनाए हुए थे। बेगार विरोधी आंदोलन। हाल ही में होम रूल लीग की स्थापना हो चुकी थी और सारे देश में बेगार विरोधी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। गांधी जी ने इस क्षेत्र के सार्वजनिक जीवन की पुष्टि का जो कार्यक्रम बनाया, परिषद के मंत्री के नाते उसका पूर्ण रूप से दायित्व वल्लभ भाई को सौंपा। उन्होंने बड़े उत्साह व लगन से सारे कार्यक्रम को हाथ में ले लिया। इसमें बेगार प्रथा की समाप्ति प्रमुख थी। वल्लभ भाई ने संबंध में कमिश्नर से पत्र व्यवहार किया। कमिश्नर द्वारा उत्तर न मिलने की स्थिति में अंत में उन्होंने 7 दिन का नोटिस दिया और ये भी स्पष्ट कर दिया कि यदि इसका उत्तर भी नहीं मिला तो वो हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर बेगार को गैर कानूनी ठहराकर लोगों को बेगार बंद करने की सूचना दे देंगे। इस पर कमिश्नर ने नोटिस की अवधि समाप्त होने के एक दिन पूर्व वल्लभ भाई को बुलाकर सारी स्थिति स्पष्ट कर उनके मन के अनुसार निर्णय दे दिया। इस निष्कर्ष की सूचना उन्होंने गांधी जी को चंपारण भेजी। गांधी जी वल्लभ भाई की इस कामयाबी पर बहुत प्रसन्न हुए। यहीं से उनका गांधी जी के साथ संपर्क बढ़ा और वे राजनीतिक क्षेत्र में उनके एक विश्वास पात्र और निकट अनुयायी बन गए।